हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 11th ऑफ नवंबर और 11th ऑफ नवंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। 11th ऑफ नवंबर बर्थ एनिवर्सरी होता है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। This day serves as a powerful symbol of India's commitment to education, and it also acts as a reminder to address the ongoing challenges in the education sector. In the recognition of Maulana Abul Kalam Azad's contributions, the Government of India declared 11th of November as National Education Day in 2008, honoring his legacy. 2025 की बात करें तो इस वर्ष की थीम है AI एंड एजुकेशन प्रिजर्विंग ह्यूमन एजेंसी इन अ वर्ल्ड ऑफ ऑटोमेशन. It encourages reflection on the power of education to equip individuals and communities to navigate, understand, and influence technological advancements. इसके साथ ही आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे हम अंकटाड के नाम से जानते हैं। दिन हाल ही में उमंगोट रिवर काफी चर्चा में रही है, हम इसके बारे में देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्कूल्स, अभी काफी चर्चा में रहा है एआई, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि एआई को जो स्कूल का कैरिकुलम है उसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही हम देखेंगे एम्प्लॉयज इनरोलमेंट स्कीम 2025 के बारे में। देन हाल ही में चर्चा में रहे इंडिया के जो 90th ग्रैंड मास्टर हैं उनके बारे में हम देखेंगे। इसके साथ ही हम देखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है with reference to the United Nations Conference on Trade and Development, consider the following statements. तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is an intergovernmental body established as part of the Bretton Woods system. And second, its primary function is to provide technical assistance to the developed nations for market access and trade policy reform. And third statement is, it serves as the main United Nations platform exclusively for promoting foreign direct investment and technology transfer in least developed countries. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है अंकटाड से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से जिन संस्थाओं की स्थापना की गई वो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। अंकटाड नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट में देखें तो उसमें डेवलप्ड नेशंस की बात की गई है, जबकि ये प्राइमरी फंक्शन जो इसका है वो डेवलपिंग कंट्रीज को लेकर के है। इसके साथ ही थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें एफडीआई की बात की गई है, जबकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये वर्क करता है इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के। आप यहां देख सकते हैं UNCTAD was established in 1964 and is a permanent intergovernmental body of the UN, not a part of the original Bretton Woods system. UNCTAD aims to
promote the integration of developing countries into the global economy through trade, finance, and sustainable development, and to help them access the benefits of globalization fairly. So, UNCTAD delivers technical assistance for capacity building in developing countries, not developed nations. While UNCTAD links trade, investment, and technology with inclusive growth, it acts as a key UN platform for inclusive and sustainable growth for developing countries in general, and its role is not exclusively for promoting FDI and technology transfer in least developed countries. So it has a broader mandate of trade, finance, and sustainable development. So जो अंकटाड का हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपने देखा कि इसको स्टैब्लिश किया गया 1964 में। इसके साथ ही अंकटाड कौन से रिपोर्ट्स जारी करता है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आप ध्यान रखेंगे। अंकटाड के द्वारा जो इंपॉर्टेंट 3 रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं वो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, second, World Investment Report, and third is the Least Developed Countries Report. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पर उमंगोट रिवर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द उमंगोट रिवर इज अ वाइटल टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल असेट फॉर द स्टेट ऑफ मेघालय। सेकेंड, the river is renowned for its transparent emerald green water, which creates an illusion of boats floating in mid-air. And third, the river originates from the Silong Peak and serves as a natural boundary between the Khasi and Jayantia Hills districts. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है। मेघालय के जो हाल ही में काफी चर्चित उमंगोट रिवर है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, वो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसका जो ओरिजिन है वो सिलोंग पीक नहीं है। उमंगोट रिवर जो है ये राइज होती है नियर ईस्ट खासी हिल्स एंड फ्लोज थ्रू दाउकी बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। आप देख सकते हैं। So the Umangot River, located near Dauki in the West Jaintia Hills district of Meghalaya, is one of the cleanest rivers in India and a major tourism and ecological asset for the state. So its pristine water supports local livelihoods through ecotourism, boating and fishing, while reflecting community-led conservation efforts that maintains its exceptional clarity. So this river is world famous for its crystal clear emerald green water, which creates the iconic visual illusion that boats are floating in the air. So this clarity results from low sediment load, minimal pollution and controlled human activity in the upper catchment. आपने देखा कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहा है कि ये सिलोंग जो पीक है वहां से ओरिजिनेट नहीं होती है एंड इट डज form part of the boundary between the Khasi Hills and Jayantia Hills district in certain stretches. So ये जो उमंगोट रिवर है ये अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही है and the concern has been raised that the pristine waters of river Umangot are turning murky due to massive dumping of soil and construction debris into river systems. इसके साथ ही जो उमंगोट रिवर है हम उसकी बात करें तो यहाँ पर एनुअल बोट रेस का भी आयोजन किया जाता है मार्च और अप्रैल के मंथ में
and it also helps in building a natural one of the international boundary between India and Bangladesh. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। From which class will artificial intelligence be introduced in all Indian schools as per the new announcement by the Ministry of Education? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है किस शिक्षा मंत्रालय की नई घोषणा के अनुसार किस कक्षा से सभी भारतीय स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो क्लास थर्ड का जो सिलेबस है वहां से एआई को इंक्लूड किया जाएगा सिलेबस में। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टेटेड दैट एआई विल बी इंटीग्रेटेड organically from the foundational stage beginning in grade 3, and this initiative aims to promote the ethical and effective use of AI for solving real world challenges. So the curriculum will combine artificial intelligence and computational thinking concepts. So it will emphasize the idea of AI for public good, and CBSE has formed an expert committee chaired by IIT Madras professor Karthik Raman to design the AI curriculum. So आपने देखा कि जो एजुकेशनल सेशन होगा 2026-27 वहां से क्लास थर्ड से जो एआई है उसको इंडियन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। तो इसमें जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा वो होगा नई दिल्ली में, और उसमें शामिल होंगे सीबीएसई, एनसीईआरटी, केवीएस, एनवीएस एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Employees Enrollment Scheme 2025 launched to promote voluntary EPF compliance and extend social security coverage was introduced under which union ministry? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्वैच्छिक ईपीएफ अनुपालन को बढ़ावा देने और सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए शुरू की गई कर्मचारी नामांकन योजना 2025 जो है यह किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देख सकते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डॉक्टर मनसुख मंडाविया launched the Employees Enrollment Scheme 2025 at EPFO's 73rd Foundation Day in New Delhi। और इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोट वॉलेंटरी कंप्लायंस एंड इंश्योर यूनिवर्सल ईपीएफ इंक्लूजन टू स्ट्रेंथन सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। सो ये जो स्कीम्स होती हैं या ऐसे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं इनसे लेकर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। जैसे कि अगर हम 2025 का ही क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें स्कीम्स से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया 1952 में अंडर द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952, और इसका फंक्शन है प्रोवाइड करना रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड सोशल सिक्योरिटी टू इंडियाज ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which young Indian chess player recently became India's ninth Grandmaster after achieving his final Grandmaster norm at the Vijayalgina Open in Bosnia and Herzegovina? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में बोस्निया और हर्जेगोविना में बेजलजीना ओपन में अपना अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने के बाद कौन सा युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी भारत का 90th ग्रैंड मास्टर बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं कोलागाटला अलाना मीनाक्षी, मगेश चंद्रन पंचनाथन, मेहर चिन्ना रेड्डी या फिर इलम परथी ए आर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो इंडिया के 90th जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो है इलम पार्थी ए आर। आप देख सकते हैं चेन्नई 16-year-old Ilam Parthi AR became India's 90th Grandmaster after achieving his final norm at the Vijayalgina Open in Bosnia and Herzegovina. And the 16-year-old trains under Shyam Sundar M and is part of the Vishwanathan Anand Chess Academy. So this Grandmaster title is the highest title awarded by FIDE, and it requires achieving 3 Grandmaster norms and a FIDE rating of at least 2500. So Tamil Nadu की बात करें तो तमिलनाडु continues to dominate Indian chess, producing a majority of Indian Grandmasters. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the conference of parties, consider the following statements. So यहाँ पर जो पार्टियों का सम्मेलन होता है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है COP is the supreme decision making body of the United Nations Framework Convention on Climate Change. And second, all decisions of COP are taken by majority voting among the member countries. And third, the first COP was held in Berlin in 1995. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज से संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कॉन्सेंसस बेस्ड होते हैं, ना कि मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग के आधार पर। आप देख सकते हैं इसके हाँ, इसका हम डिस्क्रिप्शन देखिए उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनसे लेकर के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कई बार आपसे अपकमिंग COP पूछ लिया जाता है, क्या उनका सेंट्रल आउटकम रहा ये भी पूछ लिया जाता है। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग के रूप में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर हम 2024 का CAPF का पेपर देखें तो उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का आउटकम क्या रहा और दूसरा मैच द फॉलोइंग दिया गया है कि एक तरफ जैसे COP 26, 27, 28 और दूसरी तरफ उनका आयोजन कहाँ पर किया गया। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ध्यान रखेंगे। So COP is the supreme decision-making body of the United Nations Framework Convention on Climate Change, and COPs are annual conferences where UNFCCC member countries assess progress, negotiate agreements, and refine commitments to address climate change. So a key task for the COP is to review the national communications and emission inventories. For example, nationally determined contributions submitted by the parties. इसके साथ ही COP 30 की बात करें तो इसका आयोजन
इसी मंथ में नवंबर 2025 में होगा बेलम ब्राजील में। इससे पहले कॉप 29 की बात करें तो उसका आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया है। देन कॉप 28 इन दुबई यूएई एंड कॉप 27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट। इसके साथ ही कॉप 26 के बारे में अगर हम बात करें तो उसका आयोजन किया गया था ग्लासगो में। कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स भी हैं जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, पेरिस एग्रीमेंट हुआ, या ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट हुआ जो कि कॉप 26 से संबंधित है। इसके साथ ही जो पिछले वर्ष हुआ बाकू डिक्लेरेशन कॉप 29 से संबंधित, इनसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the National Legal Services Authority, consider the following statements. यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, NALSA aims to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. And second, NALSA is a constitutional body established under Article 39A of the Constitution. और इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर फर्स्ट जो स्टेटमेंट है आपका वो करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं, The National Legal Services Authority was established under the Legal Services Authorities Act 1987. Hence, it is a statutory body और इसने वर्क करना शुरू किया है 1995 से। So its main objective is exactly what the statement says, ensuring that justice is not denied to anyone due to financial or social disadvantage. Disadvantage. So this objective is derived from Article 39A of the Constitution, which directs the state to provide free legal aid to ensure access to justice for all. So Article 39A is the part of the directive principles of state policy, and it directs the state to promote justice and provide free legal aid, but does not create any institution like NALSA. आपने देखा कि इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। नेशनल लेवल पे देखें तो नेशनल लेवल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द पैट्रन इन चीफ। स्टेट लेवल पर जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट ऑफ हाई कोर्ट होते हैं वो पैट्रन इन चीफ होते हैं। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।